दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दी जाती है, तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। बाकी इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने देखा नहीं तो आप जरूर से देख लेना। यहाँ पे हमने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर चर्चा की है कि किसी इन्वेस्टर को, ट्रेडर को टेक्निकल एनालिसिस की समझ कम है या नहीं है, तो वो किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग कर सकता है। साथ में दोस्तों ट्रेड डील को लेकर एक बड़ी अपडेट है जो भी हमने यहाँ पे कवर की है। 6 कंपनीज है जिनको लेकर भी बड़ी खबरें हैं, क्वार्टरली नंबर्स भी है, साथ में टेक्निकली फंडामेंटली भी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है। सो अब शुरू करते हैं यूएस के मार्केट के साथ में। देखो यहाँ पे आपको 220 यानी आधे % की तेजी दिखेगी डाउ जोन्स के अंदर। नेस्डे को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर भी इसी के आसपास की तेजी है, आधे % के आसपास। लेकिन फैंग की बात करें तो यहाँ पे 1% के आसपास की तेजी बनी हुई है। अब देखिए इसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड दोनों पता है कि यहाँ पे झटके भी काफ़ी लगते हैं, गिरावट भी काफ़ी होती है और तेज़ी भी काफ़ी अच्छी बनती है। तो इसी वजह से जो अपना एक ETF है, मतलब इंडिया के अंदर एक ETF है MA मिरे एसेट फैंग के नाम से। तो निफ्टी के ETFs अगर आप देखोगे ना तो निफ्टी 20 भी है, निफ्टी की और भी और भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका निफ्टी का ETF है, निपॉन का भी है, तो HDFC का भी है, उसके साथ में ICICI का भी है। ठीक है, तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। लेकिन अगर आपको फैंग प्लस के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है किसी ETF के थ्रू, तो वो एक ही अवेलेबल है जो है मेरे एसेट फैंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका एक म्यूचुअल फंड भी है, लेकिन वो इन्वेस्टर को पता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि ग्रो के अंदर वो है ही नहीं। बहुत ताज्जुब की बात है कि ग्रो इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हर कैटेगरी होता है, लेकिन वो ये वाला फंड उसके पास में नहीं है। तो ठीक है, काफ़ी लोग क्या करते हैं फिर ETF में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से इस ETF की डिमांड इतनी बढ़ चुकी है कि इसने अपने इंडेक्स से बहुत ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं और सेबी को यहाँ पे एक्शन लेना पड़ रहा है। बहुत ही टाइट सर्किट फिल्टर यहाँ पे लगा दिया है। आई थिंक 1 रुपये का फिल्टर है, 1% का फिल्टर है, और उसी में अगर 1% भी चल जाता है ना तो सर्किट में लग जाता है ये। ठीक है, उसके अंदर और बाइंग नहीं हो पाती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइट सेबी इसके ऊपर हो चुका है, क्योंकि अगर कुछ उल्टा होता है तो ये 15-20% भी क्रैश हो सकता है ईजीली। तो ये सब चीज़ें अभी चल रही है इसके अंदर। बाकी अगर ये कंपनीज ग्रो करती है, फैंग वाली कंपनीज यानी टॉप 10 कंपनीज ग्रो करती है, तो इसमें बहुत अच्छा पैसा इन्वेस्टर्स का बनेगा, जो कि बन भी चुका है काफ़ी, अगर किसी ने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम बातचीत करते हैं कि यूएस के स्टॉक्स के ऊपर है, क्योंकि टेक कंपनीज की अर्निंग्स अभी वहाँ पे चल रही है। इसी वजह से आपने देखा कि फैंग का जो ETF नहीं, जो इसका इंडेक्स है वो अभी के समय ऊपर है, और साथ में डाउ जोन्स इतना तेज नहीं है जितनी नेस्टेक और ये जो फैंग है उसके अंदर तेजी बनी हुई है। अब देखिए दोस्तों, एक बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा कि सेबी ने बैन हटा दिया है जेन स्ट्रीट के ऊपर से। रिज्यूम कर ली है कंपनी ने ट्रेडिंग आफ्टर 4843 करोड़ रुपीस, जो बहुत ही गलत तरीके से कमाए थे। रिटेल इन्वेस्टर्स के लॉसेस उसमें हुए थे, घाटा हुआ था, तब जाके इनका फायदा हुआ था। बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेशन के जरिए पैसे इन्होंने कमाए थे। तो बैन यहाँ पे सेबी ने लगा दिया था इनके ऊपर कि अब आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने इतनी गलत तरीके से इतनी बड़ी अमाउंट कमाई है। तो बैन हटा क्यों? क्योंकि दोस्तों सेबी के पास में पैसे आ चुके हैं। ये जो पेनल्टी इन्होंने लगाई थी सेबी ने, वो इनको एस्क्रो अकाउंट के अंदर मिल चुकी है। अब देखो अमाउंट कितनी बड़ी है, 4843 करोड़। इतने में तो कंपनी भी होती है, पैनी कंपनीज, छोटी कंपनीज, इस अमाउंट के अंदर पूरी कंपनी आ जाती है, उसका मार्केट कैप होता है इतना। तो इतना बड़ा अमाउंट है, 5000 करोड़ का अमाउंट है। तो ये अमाउंट सेबी को मिल चुका है, और आज की न्यूज़ आप सामने आप देख सकते हैं कि बैन इनके ऊपर से हट चुका है आफ्टर ये जो डिपॉजिट किया है पिछले हफ्ते इतना बड़ा अमाउंट। अब देखो ये तो जो कंपनी है ना जेन स्ट्रीट, ये तो डिपॉजिट कर देगी, डॉलर्स में खेलती है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी अमाउंट है नहीं, और तकरीबन बिलियंस के अंदर प्रॉफिट इन्होंने कमाया था, ये डेटा हम देख चुके हैं। तो ठीक है, आधा मिलियन दे भी दिया तो क्या ही कुछ हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं हाफ बिलियन दे ही दिया तो फिर वहाँ पे क्या ही हो जाएगा। तो कंपनी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पैसे कमाती है, प्रॉफिट्स निकालती है, थोड़ा बहुत अमाउंट उसमें से चला भी गया तो कंपनी को एक्सेस मिल चुका है, कंपनी वापस से यही काम करेगी। अगर नहीं करेगी तो बहुत अच्छी बात है। बाकी सेबी ने ये बैन हटा दिया है। अब देखो बड़ी बात दोस्तों ये है, देखो बैन हटाएंगे या लगाएंगे वो अपने ऊपर है नहीं, अपन कुछ उसमें कर नहीं सकते, सेबी कर सकता है। लेकिन सेबी की तरफ से एक कमेंट आया था जिसमें सेबी ने बोला था कि हम ट्रांसपेरेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ में, जो कुछ भी न्यूज़ होगी हम वो शेयर करेंगे। आपको याद होगा तो मैंने आपको वीडियो के अंदर भी बताने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे दोस्तों आप नोट कर सकते हैं कि सेबी की तरफ से ऐसा कोई भी अभी तक बयान आया नहीं है।
और ये जो न्यूज़ चैनल से इन्होंने सूत्रों के हवाले से खबर पता लगाई है, उनकी ट्रेडिंग एक्टिविटी आई थिंक शुरू हो चुकी है, जिससे पता चल गया होगा इनको। तो सेबी ने कोई भी रेस्पॉन्ड कॉल्स का नहीं किया, ना ही कंफर्मेशन दिया और ना ही डिनाई किया है कि ये फॉर्मली लिफ्ट हो चुका है बैन, या फिर जेन स्ट्रीट अपनी मर्जी से ट्रेडिंग कराया। ऑब्वियस बैन लिफ्ट होगा जब वो ट्रेडिंग करेगा, लेकिन सेबी ने कोई भी कंफर्मेशन और डिनाई भी नहीं कराया, मतलब ठीक है। 105 पेजेस का ये ऑर्डर निकला था, और साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन कर रखा है, ठीक है, जेन स्ट्रीट का मेंशन कर रखा है कि उन्होंने भी, उनसे भी कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी वो। अगर पता चलता है सेबी की तरफ से बाद में कुछ न्यूज़ आती है कि हाँ हमने बैन हटा दिया है, तो फिर किस बात की ट्रांसपेरेंसी, जब पहले ही न्यूज़ और मीडिया चैनल ये सब बता चुके होंगे। अब ये पेनल्टी बहुत बड़ी पेनल्टी, मतलब आप देख सकते हैं ये लार्जेस्ट एवर पेनल्टी है जो सेबी ने किसी भी एंटिटी के ऊपर लगाई है। तो इतनी बड़ी जो अमाउंट है एस्क्रो अकाउंट में आई है, और उसके बाद में पेनल्टी सेबी लिफ्ट कर चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज को लेकर, कुछ बड़ी खबरें हैं। ओपन मार्केट में जो भी कुछ न्यूज़ थी, जितने भी नंबर्स आए थे, जहाँ पे भी बड़ी हलचल, एक्शंस, ब्रेकआउट्स, ये सब देखने को मिले थे, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। बाकी हम बात करते हैं कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में, कुछ न्यूज़ नंबर्स जो आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आए हैं और कल के दिन उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हैवेल्स इंडिया आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसमें 68 का पी रेशो है, इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के आसपास का है। इसके रिजल्ट आए हैं मार्केट बंद होने के बाद में। सेल्स कंपनी की गिरी है 6% के साथ में, और नेट प्रॉफिट भी कंपनी गिर चुका है 15% के साथ में। अब देखो सेल्स कितनी है, 5455 करोड़ की, और कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 348 यानी 350 करोड़ के आसपास का। अब एक्सपेक्टेशन का डेटा दोस्तों शीट में तो आज आया नहीं है, तो हम इसी में देख सकते हैं। तो 5554 करोड़ के आसपास है डेटा सेल्स का, लेकिन 6000 के आसपास की एक्सपेक्टेशन थी। और प्रॉफिट की बात करें तो 1932, आई थिंक ये सही है गलत, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1932 तो हो नहीं सकता, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 6040 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, और 5455 करोड़ के आसपास आया है। देखते हैं दोस्तों नंबर्स कैसे लगते हैं इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर को कल के दिन। बाकी ये नंबर्स का डेटा है आपके सामने, और इसमें हम देखें तो स्टॉक अभी के समय अपने सपोर्ट के आसपास ही घूमने की कोशिश कर रहा है। टेक्निकल चार्ट के अंदर थोड़ा सा बेटर तरीके से आप इसको देख पाओगे, तो वो चीज़ आप देख लेना। बाकी स्टॉक अपने मेजर रेसिस्टेंस जो कि पहले था, जो ब्रेकआउट जहाँ से इसको मिला है, उसी पर अभी अटक चुका है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कंपनी लेटेंट व्यू, इसके भी नंबर्स आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, और इसमें नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वैसे अगर मैं परसेंटेज बेसिस में देखूँ तो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है तो हम नहीं बोल सकते नंबर्स कैसे हैं, लेकिन ठीक है परसेंटेज में देखें तो नंबर्स अच्छे दिखते हैं। सेल्स कंपनी बढ़ चुके हैं 32% के साथ में। क्यों उनके बेसिस में भी स्लाइटली जंप है, और क्यों उनके बेसिस में प्रॉफिट अनचेंज है। सेल्स भी हम बोल सकते हैं अनचेंज है, लेकिन हाँ वाइनवा बेसिस में 30% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। अगर मार्केट देखता है क्यू बेसिस में तो नंबर्स अच्छे नहीं लगेंगे, वाइनवा बेसिस में अगर इसको देखा जाता है तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। बाकी स्टॉक अपने सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर जा चुका है, रेसिस्टेंस में गैप बाकी है। देखते हैं कल कहाँ पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में अभी स्टॉक है। अब देखिए न्यूज़ को देखते हैं। बजाज फाइनेंस को लेकर एक बड़ी खबर है, शाम को 7 बजे के आसपास की न्यूज़ आती है कि अनूप कुमार साहा इन्होंने रिजाइन दे दिया है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट से। अब उनकी जगह जो राजीव जैन है वो वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की भूमिका संभालेंगे, दोनों की भूमिका संभालेंगे। तो ठीक है, अब इनके हिसाब से देखते हैं मतलब कंपनी कैसी कर रही थी, इनका क्या योगदान था, वो कल आपको स्टॉक का प्राइस अगर गिरता है तो देखने पर पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से राजीव जैन अगर ये जाते हैं तो थोड़ा सा झटका लग सकता है बजाज फाइनेंस के स्टॉक को। अनूप कुमार साहा इनकी वजह से मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा पैनिक देखने को शायद ना मिले। बाकी देखते हैं कल क्या होता है। स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई की करीब है, काफ़ी स्लो इसने यहाँ पे परफॉर्म किया था, उसके बाद भी स्लो तरीके से हम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ऊपर जाने की कोशिश करा है। नंबर्स अच्छे हैं, डिलीवर कंपनी कर पा रही है 20-20, 25-25% की ग्रोथ इस मार्केट कैप के साथ भी डिलीवर कर पा रही है। बिजनेस अपडेट भी मार्केट को ठीक लगा, देखते हैं क्वार्टरली नंबर्स कैसे आते हैं, प्रॉफिट कैसे देखने को मिलेगा। टाइटन को लेकर भी दोस्तों एक बड़ी खबर है, शाम को 4 बजे के आसपास ये खबर आती है। नंबर्स नहीं है, मतलब नंबर्स आने अभी बाकी है। बिजनेस अपडेट इन्वेस्टर्स को अच्छा नहीं लगा था, वो चीज़ आपको याद होगी। देखो दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि कंपनी प्लान कर रही है एक्वायर करने के लिए 67% स्टेक दमास ज्वेलरी का, और बाकी जो 33% का स्टेक है वो दिसंबर 2029 तक हो जाएगा, खरीदारी ये कर लेगी इस कंपनी का। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डील है ना, ये एंटरप्राइज वैल्यू यानी कितनी
कंपनी की वैल्यू है, करेंसी आप देख सकते हैं 1 बिलियन AED में यहाँ पे ये मेंशन कर रखा है, उतनी वैल्यू है। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं GCC कंट्रीज़ के अंदर ये कंपनी एक्सपेंड कर जाएगी, आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपेंड कर जाएगी। ये टाइटन इस डील को करने के बाद में ये चीज़ें कर पाएगी। और वैसे भी कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस अभी के समय काफ़ी अच्छी है, लेकिन और भी अच्छी करने की कंपनी कोशिश करती हुई देखने को मिल रही है। देखते हो दोस्तों कल क्या रिएक्शन होता है और किस वैल्यू पर ये कंपनी इस बिजनेस को खरीदना चाह रही है। वो वैल्यू अगर अच्छी होगी, सस्ते दाम पे या रीजनेबल दाम पे टाइटन इसको खरीद रहा होगा, क्योंकि इन्वेस्टर का ही पैसा उसको मान सकते हैं, तो इन्वेस्टर को अच्छा लगेगा, नहीं तो फिर स्टॉक अंडर परफॉर्म भी कर सकता है। तो अभी देखते हैं दोस्तों, अभी एक रेंज में स्टॉक अटका हुआ है, कल क्या रिएक्शन इसमें आता है। देखो VBL को लेकर भी आपकी काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसमें रिवर्सल हो चुका है, कि टेक्निकली तो देखो कोई भी रिवर्सल अभी विजिबल नहीं है, लेकिन टेक्निकल गूगल के एक बार हम प्राइस एक्शन के अंदर देखते हैं क्या सिचुएशन है। बाकी न्यूज़ दोस्तों ये है कि कंपनी रिव्यू करेगी यानी अनाउंस करेगी अपने Q1 के रिजल्ट ऑन जुलाई 29, यानी अभी आने वाली है कुछ दिनों बाद, जुलाई 29 को ये कंपनी अपने Q1 के रिजल्ट को अनाउंस करने वाली है। अब ये न्यूज़ 12 बजे के आसपास थी, स्टॉक में 1% की तेजी अभी भी उम्मीद है इसमें इन्वेस्टर्स की बनी हुई है। ये जो हम बोल सकते हैं बॉटम यहाँ पे बना था, उससे पहले से स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या बबलू पैटर्न बनेगा, ये सब Q1 के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो चुकी है, थोड़े से भी अच्छे नंबर्स, थोड़े से भी अच्छी मैनेजमेंट कमेंट्री स्टॉक को पॉजिटिवली रिएक्शन दे सकती है। बाकी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रिवर्सल के लिए ये जो सपोर्ट बना हुआ था वही अब रेसिस्टेंस बन चुका है। तो ठीक है, अब उस रेसिस्टेंस पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेलिंग प्रेशर होगा या नहीं, देखते हैं। बाकी अभी तक वहाँ पे पहुँचा नहीं है, तो इस तरह से आप सपोर्ट रेसिस्टेंस को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है टाटा इन्वेस्ट, और इसका स्टॉक 3% के साथ में चला था आज के दिन। देखो 11 बजे के आसपास की न्यूज़ तो है, लेकिन एक बड़ी खबर है, आपको पता ही है कि ये अब सबसे पहले देखो यहाँ पे पिछले 5 साल में पैसा 9 गुना किया है इस कंपनी के स्टॉक ने। कंसिस्टेंसी है, एकदम से शूट अप आता है, फिर स्टॉक धीरे चलता है, फिर एकदम से बड़ी तेजी आती है। तो देखते देखते अगर आप इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखोगे ना, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, हॉकी पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब उसके पीछे का रीज़न है कि टाटा ग्रुप की सबसे पहले तो जो बाकी कंपनीज है ना वो अच्छा कर रही थी। टाटा इन्वेस्ट का मतलब यह है कि टाटा इन्वेस्ट के पास में टाटा की जितनी भी कंपनीज है ना, टाटा मोटर्स है, TCS है, XYZ, ट्रेंट है, टाइटन है, उन सभी कंपनीज के स्टॉक्स इसके पास में है। ये होल्डिंग कंपनी है, ये इन्वेस्ट करके चलती है या फिर उनकी होल्डिंग इसके पास में, आप ये मान के चल सकते हैं। इसके अलावा और भी कंपनीज है जिनकी होल्डिंग उनके पास में है, मेजरली टाटा कंपनीज की होल्डिंग है। अब पहली बात तो टाटा कंपनीज उस समय बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी। टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म, TCS, ट्रेंट बहुत अच्छा कर रहा था, टाइटन भी अच्छा कर रहा था, ठीक है। तो वो एक रीज़न है। सेकेंड रीज़न था एक कंपनी इनके पास में, जैसे HDFC बैंक के पास में HDB फाइनेंशियल है, NBFC इस ग्रुप में, तो टाटा के पास भी टाटा कैपिटल है, ये NBFC है, ठीक है। तो टाटा कैपिटल लिस्ट होगी, मैंडेटरी है, क्योंकि वो अपर लेयर NBFC बन चुकी है मार्केट कैप के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से। तो वो लिस्ट कब होगी, यहाँ पे देखिए मेंशन कर रखा है रेगुलेशन ने कि इनको होना ही पड़ेगा पब्लिक, यानी लिस्ट बाय सितंबर 2025। तो जुलाई है, अगस्त, सितंबर, ये 2 महीने की बात है, इससे पहले पहले इनको लिस्ट होना ही पड़ेगा। तो उसी की खुशी में अगर वो स्टॉक अच्छा लिस्ट हो जाता है, अच्छी वैल्यूएशन उसको मिल जाती है, ठीक है, तो उसमें टाटा इन्वेस्ट का अच्छा फायदा हो सकता है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी कंपनी के स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो कितनी वैल्यू बढ़ेगी, कितनी वैल्यू अनलॉक होगी, देखते हैं आगे चल के। बाकी हाँ, ये न्यूज़ है जो टाटा इन्वेस्ट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है। अभी जो भी इन्वेस्टर जिनको लग रहा है ना कि ये टाटा कैपिटल अच्छा कर सकती है या इनकी अच्छी वैल्यूएशन पे लिस्टिंग हो सकती है, वो इसको खरीदने की कोशिश करें। स्टॉक अभी वैसे देखा जाए तो रेसिस्टेंस के आसपास है, ब्रेकआउट मिलता है तो अच्छी बात होगी टेक्निकली। बाकी देखते हैं क्या होता है कमिंग डेज के अंदर, आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं कल किसी और वीडियो में किसी और सिचुएशन इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।